अभी सबा नईम कह रही है कि सर एक दफ़ा थोड़ा सा एक्शन सर्च को दोबारा से री एक्सप्लेन कर दें। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि एक्शन सर्च जो होती है दैट इज़ दैट काइंड ऑफ सर्च दैट इज़ बेसिकली डन इन स्पेसिफिक एजुकेशन सेटिंग, जिसमें रिसर्चर जो है वो खुद से अपना जो है वो टॉपिक को आइडेंटिफाई करता है एक ख़ास एजुकेशन सेटिंग में। जैसे एक स्कूल टीचर है, वो अपने एज अ टीचर जो भी क्लास में टीच कर रहा है उसमें जो बच्चे हैं उनके जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनके इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उनको सिस्टमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स अडॉप्ट करता है, जिससे वो बच्चों के अंदर, ख़ास तरह के बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है। तो उसको वो फिर दूसरों से शेयर करता है अपने प्लेस के साथ, दूसरों के साथ। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ एक्शन सर्च। ठीक है। तो एक्शन जो रिसर्च है उसका पर्पस है कि हम एक ख़ास सेटिंग के अंदर, एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें, चाहे वो करिकुलम है, चाहे वो आपका रिटेंशन रेट है, चाहे वो अटेंडेंस है, चाहे आपकी क्लासरूम पार्टिसिपेशन है, चाहे वो स्टूडेंट्स के बोलने की जो आदत होती है, ठीक है, उसके इश्यूज हैं, या होमवर्क नहीं करते उसके इश्यूज हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब हम टीचर के तौर पे जॉब कर रहे होते हैं तो बीइंग टीचर हमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं बच्चों के रिलेटेड, स्कूल के रिलेटेड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, लोगों के रवैये के रिलेटेड, पेरेंट्स के रिलेटेड हमें पता चलते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा, उससे उसमें हम देखते हैं जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो किस तरह से क्लासरूम के अंदर एक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, अनएजुकेटेड हैं, वो कैसे एक्ट कर रहे होते हैं, और उनको किस तरह के मसाइल आ रहे होते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ये एक्शन रिसर्च का पर्पज़ होता है। तो इसी तरह स्कूल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, हेड जो होता है वो इन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके लिए जो भी वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है, जो भी तरीके अडॉप्ट करता है, वो सारा इसका पार्ट हो सकता है। और इसमें मुख्तलिफ एविडेंसेस जो होती हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। सम टाइम इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, सम टाइम हम इसमें इंटरव्यू करते हैं, यानी मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू हम इसको कंडक्ट कर रहे होते हैं। और उसमें मैंने यही बात बताई है कि एक्शन सर्च बेसिकली रिसर्चर जो होता है वो टीचर हो सकता है, वो खुद ही होगा, दूसरे लोग नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इस रिसर्च में दूसरे रिसर्च में। अभी हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रिसर्च टॉपिक है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसको कैसे लिखा जाए। तो इसमें एक तो गाइडलाइन यहाँ पे हमें मिल रही है कि सर्च टाइटल इज़ द मेन फोकस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, इट मस्ट बी क्लियर एंड ब्रीफ, it should not consist of more than 15 to 20 words. A good search topic has four important elements. तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि जो आपका टॉपिक है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, चूँकि इस टॉपिक से पता चलता है कि आप क्या बात करने जा रहे हैं। और सेकंड बात ये कि इसकी जो लेंथ ऑफ टॉपिक में जो वर्ड्स हैं दैट इज़ 15 टू 20 मैक्सिमम, यानी 15 से कम हो सकती है या 20 तक हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर इससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके वेरिएबल्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात की गई है उसमें वेरिएबल्स होते हैं बेटा, कि आप जो जिस चीज़ पर सर्च कर रहे होते हैं टॉपिक के अंदर वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप पीछे स्लाइड्स पे जाएं, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, ये मैंने कुछ कहा था कि की टर्म्स लिखे हुए, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। करिकुलम, इनरोलमेंट, रिटेंशन, ड्रॉप आउट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये बेसिकली आपके सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हुए एरियाज में, ये इन एरियाज में हम जाके फिर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपका जो है बेटा, हम यहाँ पे हैं रिसर्च टॉपिक पे, फिनोमेना है टू बी स्टडीड। तो आप किस बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये वो फिनोमेना होता है जिसको आप स्टडी करने चाह रहे हैं। मसलन एक स्कूल है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं, यानी उनके अंदर बीमारी ज़्यादा है और पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते, उनका इस तरह से ये इशूज़ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो ये एक फिनोमेना होगा। कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क करके नहीं आते, उनका ये फिनोमेना है कि वो होमवर्क नहीं करके आ रहे। ठीक है। तो इसी तरह से इसमें आप सर्वे करते हैं, एनालिसिस, कोरिलेशन, कंपैरिजन। और फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वो होता है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, यानी वो हम क्या टीचर है उनके रवैये को ठीक करना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं उनके इश्यूज़ को ठीक करना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट वो है जिससे हमें डाटा लेना है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसके हमने इंटरव्यू करने, ऑब्जर्वेशन करनी है, या उनका किसी तरह की भी हमने रीडिंग्स नोट करनी है उनके बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा जिससे हम डाटा ले रहे होते हैं। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी खास एरिया में हम काम कर रहे हैं। एक देहात में अगर स्कूल है तो बेटा उसमें जो रेजिडेंशियल इश्यूज है,
या जोग्राफिकल जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं। जो सिटी के अंदर लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल कुछ और हैं, जो देहात के अंदर लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल कुछ और हैं, उनके पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स के लाइफस्टाइल कुछ और है, प्रायोरिटीज़ कुछ और है। तो उससे फ़र्क पड़ता है कि आप किस सेटिंग में काम कर रहे हो, किस तरह के इश्यूज़ को उन सेटिंग में रहते हुए आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देख रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल दी हुई है, इफेक्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स इन गवर्नमेंट हाई स्कूल ऑफ मरदान। तो ये एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, यानी अगर हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे, यानी अगर हम ये करते हैं तो अगर उनको हम ट्रेनिंग दें उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें क्या चेंजेस आई हैं। और यानी एक ही स्कूल के टीचर को हम कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग देंगे, और फिर उस ट्रेनिंग का इफेक्ट देखेंगे क्या वाकई उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई कि नहीं हुई, और हम किस तरीके से उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर की है। तो ये बेसिकली एक्शन सर्च का एक टॉपिक उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें ये भी है कि इस टॉपिक के बारे में बताया कि दिस सर्च टॉपिक इज एम्ड एट डिटरमिनिंग द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन अनदर वेरिएबल। तो ये थोड़ा सा उन्होंने रिलेशनशिप की बात की थी कि आप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से जो रिलेशनशिप है वो देख सकते हैं। ठीक है, इन ए जोग्राफिकल एरिया लाइक गवर्नमेंट हाई स्कूल मरदान। तो जोग्राफिकल एरिया मरदान है, एक सिटी का नेम है मरदान, तो उस एरिया में रहते हुए ये काम आप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारी बेटा स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू कोर्स रिक्वायरमेंट, जिसकी तरफ हमने काम करना है। ये सब लोग ज़रा गौर से देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने करना क्या है, अब आने वाले 4-5 दिन में हमने बेटा आपने ट्रेनर टीचर वुड सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक रिलेटेड टू हिज और हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केयरफुली सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च टॉपिक वंस फाइनलाइज विल नॉट बी चेंज आफ्टरवर्ड्स। तो आप लोगों ने एक रिसर्च टॉपिक जो है उसको सिलेक्ट करना है, और शायद इस पर आप लोगों ने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना हो, तो इसलिए आपने जो भी टॉपिक करना है सिलेक्ट, उसमें आपने बहुत विजिलेंट रहना है, क्योंकि ये टॉपिक बार बार चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको बड़ा केयरफुली हमने इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करनी है। और ये मैंने आपको सेलेक्ट करवाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये सेलेक्ट करा सकूँ। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आपके फ़ोन माइक्रोफोन ऑन होंगे। अगर आपके माइक्रोफोन ऑफ रहेंगे तो बेटा मैं कि मुर्दों को तो नहीं टीच कर रहा, डेड मैन को तो नहीं टीच कर रहा कि मैं जिनसे बात नहीं कर सकता। हाँ, किसी कब्र पे खड़ा होकर बात तो नहीं कर रहा मैं, कि आप लोग बात ही ना करें और मैं बातें करता जाऊं और आपकी तरफ से फीडबैक कोई ना हो। तो पीटर मैं दीवारों से बातें तो नहीं कर रहा कि मैं दीवारों को जो है वो बातें सुना रहा हूँ। तो इसलिए आपकी पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। आज मुझे नहीं पता आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में आई वुड लाइक टू लिसन यू, क्योंकि आपने अपने टॉपिक जो है उस पर प्रेजेंटेशन भी देनी है, टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर आपने बात भी करनी है। तो काइंडली नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग अपने माइक फ़ोन जो है वो ऑफ नहीं रखेंगे, ये कंपलसरी होगा। तो इसके लिए अभी शाकिर ने हमें गाइड किया था कि आप लोग इसके लिए ना जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो माइक के ऑप्शन पे क्लिक करें, देन यू मे गेट कनेक्टेड। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसको प्लीज़ सब लोग ज्वाइन करें, उसका लिंक अभी शेयर किया गया था। तो वो लिंक जो है वो सब ज्वाइन करें। अगर किसी को इशू आ रहा है वो इस नंबर पर मुझसे रब्ता करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, 033442408889, इट्स माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। इस पर बेटा मुझसे रब्ता करें, ठीक है? कॉन्टैक्ट मी टू ऐड इन द ग्रुप, ठीक है? तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उससे फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ फिर आप शाकिर से बात करें। कॉन्टैक्ट मिस्टर शाकिर। ठीक है, उन्होंने फिर दोबारा से ये लिंक ज्वाइन शेयर किया है यहाँ पे, उस लिंक से बेटा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? शाकिर अपना नंबर भी शेयर कर दें बेशक, आपका जो सेल नंबर है वो भी प्लीज़ आप शेयर कर दें। जी आ रही है आवाज़ आपकी शाकिर, अपना नंबर भी शेयर कर दें। अच्छा, आप लोग मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं सारा कुछ? अच्छा बेटा, अब हमारे पास टाइम कम है, तो मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्च के बारे में बात करने जा रहा हूँ।
फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्चेज होती हैं. वन इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड सेकंड इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव सर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेटा हम ये करते हैं कि जो डाटा है उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक से, और उसकी जो फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स आते हैं फिर उसको उसी तरीके से हम कंप्रीहेंड करने की या समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके मुताबिक हम सजेस्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसके रिकमेंडेशन देते हैं कंक्लूजन को देखते हुए. अच्छा, दूसरी जो सर्च है टाइप उसका मेथड है वो आपके क्वालिटेटिव है, जिसका ताल्लुक है आपकी क्वालिटेटिव स्टडी से और हिस्टोरिकल स्टडी से, जिसमें आप डाटा क्वालिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट करते हैं. जैसे पहले से जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको आप स्टडी करके आप एक नई सर्च बना लेते हैं, या लोगों से इंटरव्यू के थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हैं, या ऑब्जर्वेशन से डाटा लेते हैं, या जो कंटेंट है, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं कंटेंट एनालिसिस के थ्रू. तो उसके थ्रू फिर आप डाटा जो है क्वालिटेटिव फॉर्म में ही कलेक्ट करते हैं, और उसके फिर रिजल्ट्स जो होते हैं वो उसी तरह से शेयर करते हैं. तो क्वांटिटेटिव मेथड में ये क्वांटिटेटिव पैराडिम में और क्वालिटेटिव पैराडिम में हेल ऑफ डिफरेंस है. एक चीज़ नहीं है. एक सिरा है लाइन का, दूसरा एंड है लाइन का. तो ये दोनों दो एंड्स ऑफ लाइंस हैं. इनके मिडल में एक और मेथड आता है जिसको मिक्स मेथड कहते हैं, जिसमें हम दोनों तरीकों को आपस में इस्तेमाल करके आपस में मिला के रिजल्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो एनी हाउ इसमें बेटा यहाँ पे जो बात हो रही है एक्शन स्टडी की, इसमें दोनों तरह के मेथड यूज़ हो सकते हैं. क्वालिटेटिव मेथड भी यूज़ हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्शन सर्च का प्रॉब्लम है वो करंट प्रॉब्लम होना चाहिए, जिसका ताल्लुक मौजूदा हालात से हो, इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं. मैं फिर कह रहा हूँ इसका बुक नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ आप इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और बाकी ये है कि आप अपने जो भी आप काम कर रहे होते हैं उनको आप नरेशन फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी बयानिया के तौर पे आप उसको बयान कर सकते हैं दूसरों के साथ. तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा कोरिलेशन स्टडी की बात हो रही है कि कोरिलेशन स्टडी वो होती है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करती है. लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल. तो यहाँ पे अब किसी को पता है व्हाट इज़ वेरिएबल? ये पूछा क्वांटिटिव क्या होता है. क्वांटिटिव में फिर तारा क्वांटिटिव जो रिसर्च है उसका ताल्लुक क्वांटिटिव पैराडाइम से है, जिसमें हम डाटा क्वांटिटिवली कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटिवली एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसके रिजल्ट शेयर करते हैं. इसमें हम क्वालिटेटिव काम नहीं करते हैं. ठीक है. और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम डाटा क्वालिटेटिवली कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम बुक्स रीडिंग करते हैं, आर्टिकल रीडिंग करते हैं, और कंटेंट एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म कंटेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, या फिर हम इंटरव्यू करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं. ठीक है. तो ये सारे मेथड जो हैं वो उसके अंडर आते हैं. अच्छा, इसमें कोरिलेशन में जैसे दो वेरिएबल्स हैं, जैसे मोटिवेशन का क्या ताल्लुक है परफॉर्मेंस के साथ. अगर ऐसे टीचर जिनका मोटिवेशन लेवल हाई है तो क्या उनकी परफॉर्मेंस भी हाई होगी, ये एक कोरिलेशन का एक टॉपिक है. ऐसे वो लोग जिनकी जो आईसीटी स्किल्स हैं वो बेहतर हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी या उनका अचीवमेंट लेवल भी ज़्यादा होगा. तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप आईसीटी स्किल विद द परफॉर्मेंस और अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ये दो वेरिएबल्स जो हैं उनके, या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशन को स्टडी करता है. काजल कंपैरेटिव जो है ये आपका काज एंड इफेक्ट को फाइंड करता है. इसमें ये देखा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उस चीज़ को हम काजल कंपैरेटिव कहते हैं. यानी अगर हम टीचर्स की सैलरी को इंक्रीज़ कर दें तो उनकी क्या उसकी परफॉर्मेंस पे कोई असर आएगा या नहीं आएगा. तो ये एक जो टीचर परफॉर्मेंस है या उसका रेम्यूनरेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर. तो ये एक आपकी काजल कंपैरेटिव हो सकती है. ठीक है. और इस तरह से आपकी जो नेक्स्ट स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटल है. उसमें दो तरह के वेरिएबल वही होते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है. यानी उसमें हम बाकायदा जो रिसर्चर होता है वो उस चीज़ को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, और उसके बाद जो चलो मैंने माइक उतार दिया, आपको आवाज़ को बेहतर हुई है. इस तरह अगर आप बात कर लें तो मैं भी सबको आवाज़ आ जाए. शाकिर अब आवाज़ आ रही है, मैंने माइक उतार दिया है. अब बेटा आवाज़ आ गई है आप लोगों को? शाकिर आवाज़ बेहतर हुई है? अब आवाज़ आ रही है सबको? टाइप करें. मैंने अभी माइक उतार दिया है, ये जो मैंने हैंड फ्री लगाया था मैंने उतार दिया. आपको आवाज़ बेहतर हुई है?
अच्छा बेटा, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें दो तरह के वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। लेकिन काजल कंपैरेटिव में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, बल्कि नेचुरल सेटिंग में ही जो है वो उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मसलन अगर बच्चे पहले कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे, तो हम उनको कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या उनकी जो लर्निंग है बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, या उनका अचीवमेंट लेवल बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये इसमें फ़र्क आता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा, केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज़ involve detailed contextual analysis of unit of the study using multiple source of data. केस स्टडी में भी या स्कूल क्लासरूम, ठीक है। तो केस स्टडी के ताल्लुक बेटा ये होता है कि हम केस स्टडीज़ करते हैं, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सेटअप को हम एज अ केस स्टडी के तौर पर लेते हैं और उसके अंदर रहते हुए फिर हम उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसको कहते हैं कि हमने एक इसका, ये थोड़ा डिलिमिटेड करने की कोशिश होती है केस स्टडी को। काम हम वही कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल या आपका जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसको हम केस स्टडी इसलिए कहते हैं कि आप उसको डिलिमिट करते हैं स्पेसिफिक बाउंड्री में, स्पेसिफिक लिमिटेशन में लेके आते हैं, तो दैट बिकम्स अ केस स्टडी। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने जो आपकी रिपोर्ट है वो कैसे आपने लिखनी है। तो इसमें कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, उनको मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारे पास कंपोनेंट, यहाँ अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट और प्रोजेक्ट इज रिटन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। एक चीज़ तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो रिसर्च रिपोर्ट है ये एंड ऑफ, जब आपका थीसिस वर्क या प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके एंड पे आप अपनी रिपोर्ट फाइनल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये शुरू में नहीं आ सकती, बल्कि आखिर में हमेशा बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। ये साथ साथ बना सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये आपने लास्ट में बनानी होती है। अच्छा, रिसर्च प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के वाले से कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, उनके हम अगर देखें तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ द टाइटल पेज। यानी आप अगर आप में से पता नहीं किसी ने थीसिस पहले देखा कि नहीं देखा, हैव यू सीन थीसिस बिफोर? क्या आपने पहले कभी थीसिस देखा है शाकिर? क्या आप लोगों ने पहले कभी थीसिस देखा है? आवाज सर थोड़ी सी स्लो आ रही है आपकी। मैं पहले आप कहते माइक तार दें। आ रही है सर, थोड़ी सी स्लो आ रही है। लैपटॉप थोड़ा दूर तो नहीं पड़ा हुआ सर आपसे? बिल्कुल पास है, मैं लैपटॉप के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हूँ ताकि आपको आवाज़ पहुँचती रहे और मेरी आवाज़ जो है वो मिस ना हो। अब आ रही है सर। चले, एनी हाउ आज के लगता है हमने यही सीखना है कि लैपटॉप पास है या दूर है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन सर्च आल्सो। अच्छा बेटा, जो आपके उन्होंने सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी है कि ऐसी आवाज आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ बेहतर इसका हल निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं साथ साथ में एक्शन सर्च भी कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। आई एम रिसर्चर आल्सो, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन रिसर्च जो है मैं साथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकें। अच्छा, अभी मेरा आवाज़ आ रही है शाकिर आपको? मैंने आपके कहने में हैंड फ्री उतारा था, वो लगा लिया है। तो एक्शन से साबित हुआ कि रिजल्ट वेरी करते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अच्छा, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, थीसिस आपसे शेयर कर दूंगा। वैसे तो अगर आप HEC पे जाए ना, eprints.hec एक रेपोजिटरी है, eprints.hec.gov.pk। ये एक वेबसाइट है बेसिकली, जिसमें पाकिस्तान में जितने भी अभी तक PhD MPhil के थीसिस हुए हैं एजुकेशन में, या पूरे जितने भी डिसिप्लिन हैं, यहाँ पे थीसिस वर्क पड़ा हुआ सबका। थीसिस ऑफ MPhil एंड PhD। ठीक है, तो यहाँ से आप ये थीसिस यहाँ से ले सकते हैं। वैसे मैं कुछ ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। तो बेटा पहला सेक्शन प्रिलिमिनरी पेजेस का है, जिसमें आप टाइटल लिखते हैं, सुपरवाइजर के बारे में, अपने बारे में बताते हैं और साथ में लिखते हैं फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अप्रूवल शीट होती है, इसमें लिखा होता है कि जी मैंने खुद सारी सर्च की है, मैं चीज़ की इकरार करता हूँ और गारंटी देता हूँ ये मेरे 100% मेरा जेन्युइन काम है।
और डिक्लेरेशन सॉरी अप्रूवल शीट में ये है कि ये थीसिस सबमिट होने के काबिल है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको रोका जा सके। डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि जी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि सब जो भी नॉलेज है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है, ये ठीक है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, और इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं हुई, कोई गलत बात नहीं हुई, ठीक है, खुद साख्ता नहीं बल्कि रिसर्च हुई है, तो इसको माना जाता है। एक्नॉलेजमेंट में बताया जाता है कि मैं यानी कि ऑप्शनल है वैसे कि मैं किन किन का शुक्रगुजार हूँ, अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का, या जिन लोगों ने आपको रिसर्च में हेल्प आउट किया होता है उन सबका आप शुक्रिया अदा करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको फर्स्ट यूनिट टू द लास्ट यूनिट यूनिट 1 2 3 4 5 होते हैं, उनके बारे में जो भी आपको टॉपिक सब टॉपिक्स हैं वो सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में शामिल हो जाते हैं, उनके पेज नंबर और लिस्ट ऑफ टेबल में जितने भी आपके दूसरे खासतौर पे तीसरे चौथे और चौथे में 2 में यूनिट आपके टेबल्स होते हैं, तो उनके जो भी टेबल्स हैं तीसरे यूनिट में या चौथे में, समटाइम दूसरे में भी होते हैं, उनको आप यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट ऑफ टेबल का लिस्ट ऑफ फिगर्स होती है कि जो भी आपने शेप्स या फिगर यूज़ की होती हैं उनके फिगर्स की लिस्ट आप यहाँ शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका आ रहा है सेक्शन रिलेटेड टू मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जिसमें आपका बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है शुरू होता है उसमें, ठीक है, और इसमें जो है आपका यानी फर्स्ट जो चैप्टर है वो आता है जिसमें इंट्रोडक्शन है। अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन बेटा बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन में वो बात करें या वो आर्गुमेंट दें जिसका ताल्लुक टॉपिक के साथ हो, जो हम जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रीवियस रिसर्चेस क्या कर रही हैं, और ये टॉपिक जो है ये क्यों ज़रूरी है, इसमें हमें क्यों रिसर्च करनी चाहिए, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो साबित करें इंट्रोडक्शन में। और ये मोस्टली 2 से 3 पेजेस का होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ जो पैसेज हैं वो 6 से 8 हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम इसका ये साइज़ होना चाहिए इंट्रोडक्शन का, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ना कि इरेलीवेंट जो भी इसमें आप कमेंट करते हैं या जो भी आप इसमें एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें फिर नेक्स्ट जो आता है वो आपका साइज ऑफ प्रॉब्लम है, व्हाट अटेम्प्ट्स आर ऑलरेडी बीइंग मेड टू डील विद अ प्रॉब्लम, इट विल बी डिपिक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, तो प्रीवियसली क्या स्टडीज़ बता रही हैं आपको, वो सारा इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट जो बेटा इसमें कंपोनेंट है वो आपका आता है यानी इसमें आप जो पिछले स्टडीज़ हैं वो भी बताते हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में, वो सारा इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो बेटा आपका टॉपिक आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू अच्छा, इसमें अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिख देते हैं कि भाई हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो क्या है, और उसके बाद हमारा जो हाइपोथेसिस होते हैं या सर्च क्वेश्चंस होते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद हम जब हाइपोथेसिस मफरूज़े होते हैं बेसिकली टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर रिसर्च क्वेश्चन हैं, या दोनों में से एक चूज़ करते हैं या दोनों रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद आपका सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी है कि ये जो स्टडी क्यों ज़रूरी है, दूसरे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ये स्टडी से क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, और किन किन के लिए ये स्टडी बेनिफिशियल हो सकती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी नोट करते हैं। और नेक्स्ट जो है हम बताते हैं कि जी डिलिमिटेशंस क्या हैं, कि हमारी स्टडी कुछ कंसंट्रेट्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते स्टडी में, बहुत सारा डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके बारे में हम बता देते हैं कि ये इसकी डिलिमिटेशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्रोसीजर आते हैं, समटाइम ब्रीफ सा प्रोसीजर आप देते हैं, और फिर चैप्टर 2 आ जाता है, ठीक है। तो चैप्टर 2 जो आपका है ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है। शाकिरा मेरे साथ हैं? अच्छा, ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? is written by consultant book article. This is encyclopedia and R24 dictionary session related to the research problem. A review of related literature. Second portion deals with the 12 theoretical framework of the study, i.e. analysis of the phenomenon you are studying, keeping in view the variables of the research. Theoretical framework describes the theory to explain either why the research
problem exists or what could solution of the problem. ठीक है, थैंक यू। तो बेटा चैप्टर 2 जो है वो डिपेक्ट कर रहा है कि जो पहले से सर्चेस हुई हुई हैं इस टॉपिक के बारे में, एरिया के बारे में, वो क्या उनमें क्या डिपेक्ट किया गया है, क्या बताया गया है, उसको आप रिलेट कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ और उसको आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपने फिनोमेना को अंडर ज़हन में रखते हुए उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, और इसके रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, वो आप उसको शामिल करते हैं लिटरेचर व्यू में, और जो दूसरे लोगों को राय है वो आप बताते हैं दूसरे लोगों को, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो टॉपिक है ये पहले भी दूसरी जगह पे इसके बारे में सर्चेज हो चुकी हैं। देन बेटा चैप्टर 3 है हमारे पास, ये मेथोडोलॉजी यूनिट है। इसमें आप बताते हैं कि ये जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, नेचर ऑफ स्टडी है, एक्शन सर्च है, और इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, या आपका सैम्पल क्या है, या आपने कौन कौन से जो डाटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं या टूल है वो यूज़ किए हैं, अगर आपने ऑब्जर्वेशन की है, ऑब्जर्वेशन शीट बनाई है, या आपने कोई इंटरव्यू किया है, या वो इंटरव्यू सेमी स्ट्रक्चर था, फुली स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो किस तरह से आपने ये स्टडी कंडक्ट की है, और उसके बाद आपने एनालाइज कैसे करना है, इसके बारे में वो डिस्कशन आपकी सारी। और नेक्स्ट जो बेटा स्लाइड है उसका ताल्लुक आपका चैप्टर 4 से है, डाटा एनालिसिस से, जिसमें आप ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपने डाटा एनालाइज कैसे किया है, क्या आपने थीमेटिक एनालिसिस किया है, या आपने जो है वो उसका कंटेंट एनालिसिस किया है, या आपने क्वांटिटेटिव अगर है तो क्वांटिटेटिव कौन सी परसेंटेज निकाला है, मीन मीडियन मोड निकाला है, टी टेस्ट लगाया है, नोवा मनोवा, क्या आपने चीज़ें इसके अंदर क्वान्टिटेटिवली की हैं, टेबल्स उसके हैं वो बनाते हैं, फिगर्स हैं या चार्ट्स हैं वो बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 4 में करते हैं। इसकी जो एग्जाम्पलरी फॉर्म है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप कर देता हूँ, उसमें आप चैप्टर 4 में देखेंगे, वहाँ टेबल्स भी होंगे, और समटाइम चार्ट्स होते, लाजमी नहीं चार्ट्स हों, तो सम स्टडीज़ में चार्ट्स होते हैं, सब में नहीं भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा जो 5वां यूनिट है उसका ताल्लुक आपका समरी, फाइंडिंग और कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस हैं, यानी आपने जो भी अभी तक काम किया है उसके बारे में एनालिसिस के बाद आपके पास क्या उसके समरी में ये है कि ब्रीफ डिस्कशन दें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका स्टडी प्रॉब्लम क्या था, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, तो उसको आप ब्रीफ फॉर्म में, समरी के फॉर्म में लिखते हैं। और फाइंडिंग्स में आप जो भी आपने चैप्टर 4 में टेबल्स बनाए होते हैं उसके नीचे जो भी आपने डिस्कशन की होती है उसको फाइंडिंग्स में ले आते हैं। और कंक्लूजन्स का ताल्लुक आपके ऑब्जेक्टिव से होता है कि क्यों आप स्टडी कर रहे थे, और उन ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड आप जो भी आपकी फाइंडिंग्स आ रही होती है उसको कंक्लूसिव फॉर्म में, कंक्लूसिव स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिखते हैं। और लास्ट में बेटा रिकमेंडेशन है जिनका फिर ताल्लुक आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ है और आपकी कंक्लूजन और फाइंडिंग्स के साथ है, कि वो वीक एरिया जो आप समझते हैं जहाँ पे काम होने की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको आप रिकमेंड कर देते हैं कि किस तरह से आप ये गवर्नमेंट को या इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए। तो इस तरह से बेटा आपकी रिसर्च जो है वो मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन 4-5 भी हो सकती हैं, 8-10 भी हो सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और लास्टली बेटा आपके रेफरेंसेस हैं जिस पे भी हम बात करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं 5 मिनट की ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं इसको दोबारा शुरू करता हूँ। ठीक है, रेफरेंसेस के वाले से, और उसके बाद बिब्लियोग्राफी है या अपेंडिसेस है। बिब्लियोग्राफी में हम लिस्ट ऑफ बुक्स लिखते हैं जो हमने पढ़ी होती हैं। ठीक है, सर और आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। अपेंडिसेस जो है उसमें हम अटैचमेंट देते हैं कि हमारा क्वेश्चनियर टूल वो क्या था उसको साथ लगाते हैं, या परमिशन लेटर है वो साथ लगाते हैं, या इसके अलावा कोई टेबल्स हैं जो हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपेंडिसेस का हिस्सा हो सकती हैं, या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप देना चाहते हैं, जैसे एक्सपर्ट होते हैं जो आपको वैलिडेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, वो आप दे सकते हैं। और इस तरह से आपका जो रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, और यू रीच आपकी रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट होती है। तो रेफरेंसेस में अभी बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक जा रहा हूँ, पानी पी लूँगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ। Kindly stop